ये केस आपको बताएगी कि कैसे एक महिला जो रातों रात गायब हो गई और जब मिली तो 22 स्टील के टिफिनों में बंद 300 टुकड़ों में। ये कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और भुवनेश्वर के मशहूर सर्जन की पत्नी थी। आखिर किसने की इतनी हिम्मत कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत की? हत्यारा कौन था और इस तरह खौफनाक तरीके से मारने के पीछे कातिल का मकसद क्या था? मैं हूँ रूपा और आज हम बात करेंगे सोमनाथ परिदा केस के बारे में, एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुन पूरा देश दहल गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पॉश इलाके नयापल्ली से, जहां एक बड़े शानदार विला में रहते थे भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और मशहूर सर्जन डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री संभल के साथ। सोमनाथ परिदा का जीवन उपलब्धियों से भरा था। उन्होंने 1970 में सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पे भारतीय सेना ज्वाइन की थी, जहां वो एक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। उनकी गिनती सेना के सबसे कुशल और मशहूर सर्जनों में होती थी। 1992 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। सेना से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए कई सालों तक काम किया, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। जब वो भुवनेश्वर में सेटल हुए तो उन्होंने नयापल्ली में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक शुरू किया, जो जल्द ही शहर में अपनी उच्च स्तरीय मेडिकल सेवाओं के लिए जानने लगा। सोमनाथ और उषा श्री के 2 बच्चे थे। एक बेटा जो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया और एक बेटी जो दुबई में अपनी जिंदगी बिता रही थी। दोनों बच्चे अपने माता पिता से हजारों मील दूर थे, लेकिन वो नियमित रूप से फोन पे संपर्क में रहते थे, खासकर अपनी माँ उषा श्री से, जो एक सौम्य और मिलनसार महिला थी। लेकिन सोमनाथ परिदा का स्वभाव उनकी प्रतिष्ठा के बिल्कुल उलट था। वो बेहद गुस्सैल और चिड़चिड़े मिजाज के थे। छोटी छोटी बातों पे उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता था। इस वजह से उनकी किसी से भी खास बनती नहीं थी, ना दोस्तों से, ना पड़ोसियों से और ना ही रिश्तेदारों से। यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ भी उनके रिश्ते ठंडे थे। वो सामाजिक तौर पे खुद को सबसे अलग रखते थे। उनका घर भले ही एक बड़ा शानदार विला था, लेकिन उसमें सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहते थे। रिश्तेदारों का आना जाना ना के बराबर था और कुछ लोग तो मजाक में उनके घर को भूतिया बंगला तक कहते थे। सोमनाथ की दिनचर्या भी आम लोगों से अलग थी। वो हर दिन शाम 6 बजे सो जाया करते थे और सुबह 3 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। उनके इस अजीब व्यवहार की वजह से पड़ोसियों और जानने वालों के बीच उनकी चर्चा रहती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शांत और सुनसान बंगला जल्द ही एक भयानक अपराध का गवाह बनने वाला है। समय बीतता गया और अब साल था 2013। जून का महीना चल रहा था। सोमनाथ के बच्चे जो विदेश में रहते थे अपनी माँ से हफ्ते में 1-2 बार फोन पे बात कर लिया करते थे। उनकी माँ हमेशा उनकी कॉल का जवाब देती थी और उनकी बातचीत में हमेशा प्यार और अपनापन झलकता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जून 2013 में अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा अपनी माँ को फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिलता है। उसे लगता है कि शायद माँ किसी काम में व्यस्त होंगी या फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। वो कुछ घंटों बाद फिर कोशिश करता है, लेकिन फोन फिर से स्विच ऑफ होता है। अगले दिन वो दोबारा फोन करता है, लेकिन नतीजा वही, फोन स्विच ऑफ। अब बेटे को चिंता होने लगती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो तुरंत अपने पिता सोमनाथ को फोन करता है और माँ के फोन के बारे में पूछता है। सोमनाथ बड़े आराम से कहते हैं, तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले अपनी बेटी के पास दुबई गई है। उनका फोन शायद इसीलिए स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा तुरंत अपनी बहन को दुबई में फोन करता है और माँ के बारे में पूछता है। बहन हैरान होकर कहती है, माँ मेरे पास दुबई में है ही नहीं। पिछले कई दिनों से तो उनकी कोई बात भी नहीं हुई है।
मुझे तो पता नहीं था कि वो दुबई आने वाली थी। अब बेटे का शक और चिंता और बढ़ जाती है। वो फिर से अपने पिता को फोन करता है और कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं। बहन ने बताया कि माँ दुबई गई ही नहीं है। इस बार सोमनाथ अपना आपा खो देते हैं। वो अपने बेटे पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर वो फोन काट देते हैं। बेटा बार बार फोन करता है लेकिन सोमनाथ अब फोन नहीं उठाते। थक हार कर बेटा भुवनेश्वर में रहने वाली अपनी माँ के भाई यानी अपने मामा रंजन संभल को फोन करता है। वो मामा को सारी बात बताता है। माँ का फोन कई दिनों से स्विच ऑफ है। पिताजी कह रहे हैं कि वो दुबई गई है, लेकिन बहन ने बताया है कि माँ वहाँ नहीं है। वो मामा से अनुरोध करता है कि वो सोमनाथ के घर जाकर देखे कि आखिर माँ है कहाँ। रंजन तुरंत अपनी एक दूसरी बहन को साथ लेते हैं और नया पल्ली में सोमनाथ के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो दरवाजे को काफी देर तक खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन घर से कोई हलचल नहीं होती। काफी देर बाद दरवाजे की बजाय घर की एक छोटी सी खिड़की खुलती है और सोमनाथ वहां से बाहर झांकते हैं। रंजन उषाश्री के बारे में पूछता है तो सोमनाथ फिर वही बात दोहराते हैं। वो अपनी बेटी के पास दुबई गई है। रंजन गुस्से में कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहन दुबई नहीं गई है। पहले दरवाजा खोलिए फिर हम बात करेंगे। लेकिन सोमनाथ उन पे चिल्लाने लगते हैं, तुम लोग मेरे घर पे हंगामा करने आए हो, जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो खिड़की बंद कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं। रंजन घंटों तक दरवाजा पीटते रहता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब रंजन का शक और गहरा हो जाता है। वो किसी तरह घर की एक दूसरी खिड़की तक पहुंचते हैं और अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचते हैं उन्हें एक तेज और असहनीय दुर्गंध महसूस होती है। ये बदबू इतनी तेज थी कि रंजन को तुरंत समझ आ जाता है कि घर में कुछ बहुत गलत हुआ है। रंजन बिना समय गंवाए नया पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को पूरी बात बताते हैं। उनकी बहन उषाश्री कई दिनों से गायब है। उनका फोन स्विच ऑफ है। सोमनाथ बोल रहे हैं कि वो दुबई गई है और उनके घर से अजीब बदबू आ रही है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और सोमनाथ के घर पहुंचती है। वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन सोमनाथ दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर देते हैं। पुलिस लाख कोशिश करती है लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तो उन्हें दरवाजा तोड़कर घर में घुसना पड़ता है। घर के अंदर का दृश्य देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। सोमनाथ बड़ी शांति से एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो दुर्गंध जो रंजन को महसूस हुई थी अब और तेज हो रही थी। पुलिस को यकीन था कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो तुरंत घर की तलाशी शुरू करती है, ये जानने की कोशिश करते हुए कि ये बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। तलाशी के दौरान पुलिस को एक बंद कमरे में दो बड़े बक्से दिखाई देते हैं। ये वही बक्से थे जिनका इस्तेमाल सोमनाथ भारतीय सेना में रहते वक्त किया करते थे। पहले तो पुलिस को लगता है कि शायद इन बक्सों में सोमनाथ ने अपनी सेना की यादें या कोई कीमती सामान रखा होगा, लेकिन जब वो बक्से खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दोनों बक्से सामान से नहीं बल्कि स्टील के टिफिनों से भरे हुए थे। कुल मिलाकर 22 टिफिन। इतनी बड़ी संख्या में टिफिन देखकर पुलिस हैरान रह जाती है। जब सोमनाथ से इस टिफिनों के बारे में पूछा जाता है तो वो कोई साफ जवाब नहीं दे पाते हैं। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। पुलिस तुरंत एक टिफिन खोलती है और जो देखती है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। टिफिन में मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे जो बहुत साफ सुथरे और प्रोफेशनल तरीके से काटे गए थे। पुलिस एक के बाद एक सभी 22 टिफिन खोलती है और हर टिफिन में वही मांस के टुकड़े मिलते हैं। पहली नज़र में साफ हो जाता है कि ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं।
कुल मिलाकर लगभग 300 टुकड़े। जब सोमनाथ से इन टुकड़ों के बारे में पूछा जाता है तो वो एक अजीब और अविश्वसनीय कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, ये मेरी पत्नी उषा श्री के सबके टुकड़े हैं। उषा श्री साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन उन्होंने अचानक अपना सिर जमीन में पटकना शुरू कर दिया और इतनी देर तक पटका कि उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करना, क्योंकि उनके सबको शिरडी ले जाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसीलिए मैंने उनके सबके टुकड़े करके इन टिफिनों में बंद कर दिए ताकि मैं एक एक करके इन टिफिनों को शिरडी ले जाऊं और वहां उनका अंतिम संस्कार करूं। ये कहानी इतनी बेतुकी थी कि पुलिस को इस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। आखिर कोई कैसे खुद ही अपना सिर इतनी जोर से पटक सकता है कि उसकी मौत हो जाए, और अगर ऐसा हुआ भी तो सबके टुकड़े करने की क्या जरूरत थी। पुलिस तुरंत सोमनाथ से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और साथ ही उन टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है, इन टुकड़ों में सिर वाला हिस्सा शामिल नहीं था। अब पुलिस सिर की तलाश शुरू करती है। तलाशी के दौरान उनकी नज़र घर के हॉल में रखे एक बड़े टेबल पे पड़ती है। टेबल पर कुछ कपड़े से ढका हुआ था। जब पुलिस उस कपड़े को हटाती है तो उनके सामने एक और भयानक दृश्य आता है। उषा श्री का कटा हुआ सिर टेबल पे सजा हुआ था, मानो कोई ट्रॉफी हो। सिर काफी हद तक सड़ चुका था, उसकी स्किन और बाल अलग हो रहे थे, लेकिन बदबू कम थी, क्योंकि सोमनाथ ने बदबू छुपाने के लिए खास केमिकल का इस्तेमाल किया था। जब पुलिस ने सोमनाथ से पूछा कि उन्होंने अपनी पत्नी का सिर टेबल पे क्यों रखा, तो उनका जवाब और भी डरावना था। वो कहते हैं, मैं हर रोज घंटों इस टेबल के सामने बैठकर अपनी पत्नी के कटे हुए सिर से बातें करता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो अभी भी मेरे साथ है। सोमनाथ की आत्महत्या वाली कहानी पर पुलिस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो मामले की तह तक जाने के लिए पूरी घर की बारीकी से तलाशी लेते हैं और सोमनाथ से कड़ाई से पूछताछ करती है। आखिरकार सख्त पूछताछ में सोमनाथ टूट जाते हैं और सच उगल देते हैं। वो कबूल करते हैं कि उषा श्री ने कोई आत्महत्या नहीं की थी। 3 जून 2013 को उनकी और उषा श्री की किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। ये बहस इतनी बढ़ गई थी कि सोमनाथ ने गुस्से में पास में रखे एक स्टील के टॉर्च से उषा श्री के सर पे जोरदार वार किया। ये वार इतना जोरदार था कि उषा श्री वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। लेकिन सोमनाथ का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने उषा श्री की जान ले ली। उनके मुताबिक हत्या के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी सबको छुपाना। पहले तो उन्होंने सबको एक कमरे में रखकर कमरा बंद कर दिया। अगले दिन जब नौकरानी काम करने के लिए आई तो उन्होंने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया और सख्त हिदायत दी कि वो दोबारा कभी ना आए। इसके बाद सोमनाथ ने सबके टुकड़े करने का फैसला किया। वो हर रोज अलग अलग दुकानों से 2-3 स्टील के टिफिन खरीदते थे ताकि किसी को शक न हो। वो इन टिफिनों में सबके टुकड़े भरते और उन्हें 2 बड़े बक्सों में रख देते थे। ये सिलसिला कई दिनों तक चला, जब तक कि उषा श्री का शव पूरी तरह 300 टुकड़ों में नहीं बट गया। शव की बदबू को दबाने के लिए उन्होंने मार्केट से बदबू छुपाने वाले केमिकल्स खरीदे और घर में फिनाइल का छिड़काव करते थे। हैरानी की बात ये थी कि सोमनाथ ने सबके टुकड़े करने के लिए किसी बड़े हथियार जैसे कि आरी या कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ऑपरेशन टूल्स, कैंची, छोटे चाकू और सर्जिकल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया। चूँकि वो एक अनुभवी सर्जन थे, उन्हें मानव शरीर की संरचना की गहरी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने इतनी सटीकता से टुकड़े किए। हर टुकड़ा लगभग 6 इंच का था। ये सारी प्रक्रिया उन्होंने रात के समय की, जब आसपास कोई नहीं होता था। पुलिस ने ये तो पता लगा लिया था कि उषा श्री की हत्या
सोमनाथ ने की थी, लेकिन हत्या का मकसद अभी तक साफ नहीं था। जांच को और गहरा करते हुए पुलिस हत्या के पीछे की वजह तलाशने लगती है। तफ्तीश में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। उषा श्री को शक था कि सोमनाथ का अपनी क्लिनिक में काम करने वाली एक युवती के साथ अफेयर चल रहा है। इस शक की वजह से दोनों के बीच अक्सर तीखी बहस और झगड़े होते थे। 3 जून 2013 को भी इसी बात को लेकर उनकी लड़ाई हुई थी। ये बहस इतनी बढ़ गई कि सोमनाथ ने गुस्से में उषा श्री के सर पे टॉर्च से वार किया और उनकी जान ले ली। इस हत्या के बाद सोमनाथ ने न सिर्फ सबके टुकड़ों में बांटा, बल्कि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। 22 जून 2013 को पुलिस ने सोमनाथ परीदा को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। उन पे हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। केस की सुनवाई खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान सोमनाथ के बेटे और बेटी, जो अमेरिका और दुबई में रहते थे, भारत लौट आए। हैरानी की बात ये थी कि दोनों ने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का स्वभाव बहुत गुस्सैल था और उनकी मां के साथ उनके रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहते थे। उनकी गवाही पुलिस द्वारा जुटाए गए फोरेंसिक सबूतों और टिफिनों में मिले शव के टुकड़ों ने साफ कर दिया। सोमनाथ ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। फोरेंसिक जांच में टॉर्च पर उषा श्री का खून और सोमनाथ के फिंगरप्रिंट्स भी मिले, जो हत्या का पुख्ता सबूत थे। 25 फरवरी 2020 को खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सोमनाथ परीदा को उषा श्री की हत्या का दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि सोमनाथ रात में शव के टुकड़े करता, जबकि दिन में अपने क्लिनिक में पूरी तरह सामान्य व्यवहार करता था। इतना ही नहीं, हत्या के कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन भी मनाया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सोमनाथ परीदा भुवनेश्वर के पास जहारपरा जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। गुस्सा और शक, मानसिक अस्थिरता इंसान को कितना क्रूर और अमानवीय बना सकती है, ये तो आपने इस केस में देख ही लिया होगा। एक मशहूर सर्जन जिसने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की जान बचाई, वही इंसान अपनी पत्नी की जिंदगी इतनी क्रूरता से खत्म कर देगा, ये सोचना भी मुश्किल है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सोमनाथ को मिली उम्र कैद की सजा इस अपराध के लिए काफ़ी है या और सख्त सजा होनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस खौफनाक सच्चाई से वाकिफ हो सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।